हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एचटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं जो आगामी एग्जाम सीटेट यूपीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यह इसका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है आज का, मोटर वाहनों द्वारा छोड़ा जाने वाला प्रमुख प्रदूषक क्या है? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा नंबर प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है मानव के, ऑप्शन नंबर बी देखिए, श्वसन तंत्र पर। तीसरा नंबर प्रश्न है, रसोई गैस एलपीजी के जलने पर कौन सी विषैली गैस निकलती है? तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रचलित नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सीएनजी। 125 नंबर प्रश्न है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतियोगियों भागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है, लगातार गहन कृषि का परिणाम होता है। लगातार गहन कृषि का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मृदा में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति के संबंध में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, मैकाइवर और पेज ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या तीव्र वृद्धि का कारण है। शोर प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, चेरनोबिल दुर्घटना में व्यापक जनहानि का कारण था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण। यह जो है 1986 में हुआ था, यूक्रेन में हुआ था, और यह बहुत बड़ी जो है परमाणु षड्यंत्र जो है घटना थी, और इसमें जो है काफ़ी जान माल की नुकसान भी हुआ था। इसमें बहुत लोग जो है तबाह भी हुए थे, और मृत्यु दर भी वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहाँ पे जो है रेडियोधर्मी रिसाव हो गया था, जिसके कारण जो है बहुत लोगों की मौत हुई थी। 130 नंबर प्रश्न है, आर्थोवेक्टर किस कार्य में उपयोगी सिद्ध हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तेल के प्रभाव को नष्ट करने में आर्थोवेक्टर जो है उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न है, रेडियो सक्रिय तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, नाभिकीय खतरे। 132 नंबर प्रश्न है, भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः शामिल होते हैं। धूल है बल्कि शहरों में धूल में मुख्यतः शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप बी देख लीजिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और अनजले हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए अकाल और बाढ़। ठीक है, यह पड़ने से जो है मनुष्य को भारी नुकसान का संभावना बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर, सेलुलर फोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशिष्ट को कहा जाता है। तो ई वेस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, सही हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने की सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, पोर्टफोलियो।
इसके द्वारा जो है बच्चे का आकलन करने में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। 136 नंबर प्रश्न है, वायु का जो आवरण पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप लोग जानते होंगे, वायुमंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना, खाली जगह है यहाँ पे, सहायता करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजते और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में जो है ये सहयोग करता है। 129 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिट्टी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सैल मिट्टी के निर्माण में सबसे प्रमुख तत्व है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तल संतुलन का कारक है? तो हिमानी जो होता है वो ध्रुवीय क्षेत्र में जो है संतुलन का सबसे बड़ा कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा तल संतुलन का कारक है? तो 2 बार एक ही प्रश्न आ गया है, और नहीं 2 बार नहीं, वो ध्रुवीय क्षेत्र में था, ये मरुस्थलीय प्रदेशों में पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र में था संतुलन का कारक वो हिमानी था, और जो मरुस्थलीय प्रदेश में पूछेगा जब, तो वहाँ पे जो है पौन हो जाएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को जो है अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ दे, यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा संतुलन का कारक है, तो हिमानी हो जाएगा। ठीक है, और मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पूछेगा तो वहाँ पे पौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा, पौन। 141 नंबर प्रश्न है, वर्ष पर्यंत जल से परिपूर्ण नदियों को कहते हैं? सदा नीरा या सतत वाहिनी। ठीक है, वर्ष पर्यंत जल से परिपूर्ण नदियों को जो है सदा नीरा या सतत वाहिनी के नाम से जाना जाता है। 142 नंबर प्रश्न है, संवाहनिक वर्षा कहाँ होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विषुवत रेखीय प्रदेश में संवाहनीय वर्षा होती है। देख लेते हैं थोड़ा संवाहनीय वर्षा क्या होती है। तो जो संवाहनीय वर्षा प्रकार की वर्षा अधिकतर भूमध्य रेखीय प्रदेशों में प्रायः दिन के समय में होती है। ठीक है, संवाहनीय वर्षा जो होती है वो प्रायः दिन में होती है। भूमध्य रेखा पर अधिक गर्मी से वायु हल्की होकर जो है ऊपर उठती है, और हल्की होकर वायु ठंडी होती है, वह संतृप्त होकर वर्षा करती है। जलवाष्प की मात्रा अधिक होने से उष्मांक तक पहुंचने के लिए ताप को कम होना पड़ता है। इसी वर्षा को जो है हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो जो संवहनीय वर्षा होती है वो विषुवत रेखीय प्रदेश में होती है। ठीक है, 143 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए, क्योंकि ये जो है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न है, परितंत्र का अजैव घटक कौन सा है? तो अजैव घटक जो होता है वो रासायनिक पदार्थ हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न है, भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक कहलाते हैं। 146 नंबर प्रश्न है, पौधे और जंतुओं के अपघटित ऊतकों का भोजन करने वाले को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अपदर भोजी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का जैव घटक नहीं है? तो जो खनिज होता है वो जैव घटक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षकों को जो है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। 149 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी रक्षा में पूरी तरीके से करना चाहिए जिससे वो सुरक्षित रह सकें। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 23वां और अंतिम प्रश्न होगा, प्राथमिक स्तर के EVS यानी पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाने के लिए जो है इसको जो है शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना पर आधारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम CTET, UP टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।